हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 12, जो आपके बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आसान भी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट देखे हैं, 2 लेक्चर्स इसके अपलोड हो चुके हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 लेक्चर जरूर देखें, तभी ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें। वैसे भी अगर नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना यहाँ पे एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। लेकिन ये टोटल चैप्टर जो है वो 2 लॉज के ऊपर बेस्ड है, पहला फैराडेज लॉ एंड दूसरा लेंज लॉ। तो दोनों लॉज के ऊपर ये बेस्ड चैप्टर है। तो सबसे पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था उसके अंदर ये दोनों लॉज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, हो सके तो वो दोनों लॉज जरूर स्टडी करें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें। तो बच्चों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है ना। इसका टॉपिक का नाम देखो बच्चों क्या है, मैं बता देती हूँ। 12.6 टॉपिक जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम देखो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। 12.6 नाम का टॉपिक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ in a stationary coil in changing magnetic field। स्टेशनरी कॉइल इन है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा टॉपिक का नाम है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। देखो बच्चों, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। तो फैराडे ने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, कि मान लो एक कॉइल हमने यहाँ पे ली है, एक कॉइल ली है और इस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था एंड इस कॉइल के यहाँ पे एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट को जब हम मूव करते हैं, मतलब ये मैग्नेट हम लोग इस कॉइल के नजदीक लेके गए, फिर दूर लेके आए, नजदीक लेके गए, फिर दूर लेके आए। तो ऐसे करने से क्या होगा, जैसे कि ये मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब इससे कुछ लाइंस बनती है ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके सराउंडिंग में होता है कंटिन्यूअसली, लाइक दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता है। तो ये लाइंस जैसे ही हम इसको नजदीक लेके जाएंगे, ये लाइंस यहाँ पे चेंज होगी, इसको कहा जाता है फ्लक्स। प्लस फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। तो बच्चों, जैसे हम इसको नजदीक लेके जाते हैं फ्लक्स बढ़ता है, फिर दूर लेके जाता है फ्लक्स कम होता है, नजदीक लेके जाने से फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेके जाने से फ्लक्स कम होगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये हमने स्टडी किया, मतलब विदाउट एनी बैटरी इसमें से करंट पास हुआ और ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। ये किसने कहा था बच्चों, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। और तो और आगे जाके फिर लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन क्या किया, देखो, जब ये नजदीक जाता है तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है, मतलब करंट इंक्रीज होगा, राइट ना। जब ये नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि देखो ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब ई का फॉर्मूला हमने देखा था अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, d∅dt, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ फ्लक्स, फाई मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। If flux increases, EMF also increases. If flux decreases, EMF also decreases. तो बच्चों यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होता है, लेकिन फैराडे ने क्या कहा कि जब यहाँ पे हम इसको नजदीक लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो रहा है। और ये करंट इंक्रीज होता है, लेकिन कॉइल के अंदर एक अलग ही करंट जनरेट हुआ जिसका नाम था इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो क्या करता है, वो आने वाले कॉज को डिक्रीज करने का काम करता है, मतलब वो इस करंट के अपोजिट करंट फ्लो करता है उस कॉइल के अंदर, उसको कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हमने कौन सा साइन दिया था, माइनस साइन दिया था। तो लेंस की वजह से, क्योंकि ये जो यहाँ पे, मतलब जब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे जाएगा
तो यहाँ पे कॉइल के अंदर कौन सा पोल स्टार्ट होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा ताकि ये आने वाले नॉर्थ पोल को अपोज कर सके। और जब ये दूर जाएगा तो यहाँ पे एक नया कौन सा साउथ पोल जनरेट होगा ताकि ये जाने वाले नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सके। तो अपोज करने का काम करे, कॉज को ही अपोज करता है, ये कॉज को ही अपोज करता है। ऐसा हमने स्टडी किया था, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा था। तो d∅dt मतलब करंट इंड्यूस होता है, इसकी हमने बात की थी। मतलब इन शॉर्ट कि जब भी हम लोग इस मैग्नेट को मूव करेंगे, नजदीक लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, नजदीक लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, जब ऐसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मतलब कॉइल के अंदर से करंट पास करेगा। तो बच्चों ये तो बहुत बड़ा इन्वेंशन था। इससे क्या हुआ, जो हमें बड़ी बड़ी बैटरीज लगती थी करंट फ्लो करने के लिए, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो बड़ी बड़ी बैटरीज लगती थी, उनका काम ही नहीं है। मतलब उनको हम लोग आसानी से अभी यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। बस आप एक मैग्नेट ले लो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था और इसी का यूज करते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है बच्चों, उसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखो हमें क्या करना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, ईएमएफ इंड्यूस करने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज जनरेट करने वाले हैं। कैसे, इन स्टेशनरी कॉइल। कॉइल आपकी यहाँ से हिलेगी नहीं, कॉइल एज इट इज वहां पे रहेगी, लेकिन ये जो मैग्नेट है वो हम लोग मूव करेंगे, नजदीक लाएंगे, दूर लेके जाएंगे, नजदीक लाएंगे, दूर लेके जाएंगे। ऐसे उस मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे ताकि उससे वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। ठीक है, इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट जो है उसको हम लोग मूव करके उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपको 4 मार्क्स के लिए 100% पूछा ही जाता है। तो सब लोग इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। इसको 4 मार्क्स के लिए हम लोग, मैं आपको डिटेल में लिख के दूंगी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका जो फॉर्मूला है वो सब कुछ, उसके ग्राफ्स वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में लिख के दूंगी। एज इट इज आप लोग एग्जाम में उसको कॉपी करोगे। और मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, एटलीस्ट डायग्राम तो भी अच्छे से ड्रॉ करके आओ ताकि 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। इसके ग्राफ भी आप लोग ड्रॉ करके आए, थोड़ा बहुत लिख के आए ना, तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो। जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है लिखने में, बहुत सारे बच्चों को सेंटेंस ही बनाते नहीं आते, तो क्या करो, जहां पे वो ग्राफ है, वो डायग्राम है, उतना तो भी आप करके आए ना, 1-2 मार्क्स, इससे बहुत बड़े मार्क्स बन जाते हैं बच्चों, है ना। तो देखो, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको देखो कैसे, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेट कॉइल सिस्टम कहा जाता है। मैग्नेट कॉइल सिस्टम मतलब क्या, बहुत सारी लैबोरेटरीज में भी ये अवेलेबल होता है। कैसे करते हैं देखो, तो आपको पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। फॉर अ मैग्नेट कॉइल सिस्टम शो दैट द पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ E0 is directly proportional to angular amplitude and inversely proportional to time period। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैग्नेट कॉइल सिस्टम में जो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है E0 की, वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। इसको प्रूफ करो। इसमें थोड़ा बहुत ऑसिलेशन का भी पार्ट हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो बच्चों हेडफोन लगा के बैठो, नोटबुक एंड पेन लेके बैठो। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, जैसे मैं बताती हूँ वैसे लिखने की कोशिश करो। राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में सब कुछ आने के बाद भी उनको लिखते नहीं आता है। वजह यही है कि उनकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे बच्चों को राइटिंग बहुत ज्यादा जान पे आता है, वो लिखते ही नहीं, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया है बच्चों, लाइफ में हमेशा हम लोगों को अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर हम अनसेटिस्फाइड रहेंगे, मान लो आप लोग सेटिस्फाई हो गए, कोई भी चीज हो बच्चों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मार्क्स हो। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम सब लोग बोलते हैं कि सेटिस्फाई रहो, सेटिस्फाई रहो, मैं उल्टा बोल रही हूँ। लाइफ में हमेशा हर इंसान को अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। क्यों? अगर हम सेटिस्फाई हो गए ना तो हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आती है, और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे मतलब ब्रेन रेस्ट पोजीशन पे, ब्रेन रेस्ट पोजीशन पे मतलब सक्सेस को लग गया फुल स्टॉप, है ना बच्चों। क्योंकि हमारी बॉडी तभी एक्ट करती है जब हम लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फाई होने से बस 20 मार्क्स बहुत हो गए और नहीं चाहिए मुझे, नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करना है।
70 मार्क्स का पेपर है ना, 70 मार्क्स, मुझे 70 आउट ऑफ 70 चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग पढ़ाई करते। तो 70 से 60 तो भी मिल जाते हैं, 50 तो भी मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो, पढ़ाई करते रहो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलाने की कोशिश में लग जाओ। आपका ब्रेन अपने आप डेवलप होगा, और ब्रेन जैसे डेवलप होगा वैसे आप लोग, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, और वैसे एक्ट करने की वजह से ये आदत हमें हमेशा लाइफ टाइम लगती है। हार्ड वर्क की आदत लग जाती है, और फिर बिना काम किए हमें बैठे नहीं जाता, फिर काम करना ही पड़ता। जैसे मुझे तो बिना काम किए होता ही नहीं। मैं आपको, आप बोलोगे ना मैम दिन भर लेक्चरों में, दिन भर लेक्चर लेने के लिए आया, वैसे दिन भर हो ही जाते हैं। मैं सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लेक्चर ही लेती रहती हूँ। वो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब ये कैसे होता है बच्चों? हार्ड वर्क से, कंटिन्यूअसली काम करने से आपकी बॉडी को आदत लग जाती है, और उसके सिवाय फिर आपको अच्छा नहीं लगता। काम करते रहो, काम करते रहो, दिमाग को एंगेज रखो, ब्रेन को एंगेज रखो। आते हैं पॉइंट पे, ज्यादा बकबक हो गई है ना। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों मैं बताती हूँ। हम लोग एक मूविंग कॉइल सिस्टम लेने वाले हैं। मूविंग कॉइल मतलब क्या? कॉइल तो यहाँ स्टेशनरी है, बस मैग्नेट यहाँ पे मूव कर रहा है। कैसे? देखो हमने क्या किया, पहले समझ लो, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दूंगी। क्या किया, देखो एक ऐसा आर्क लिया है हमने, एक सेमी सर्कल लिया है जिसका रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर का। ये सेमी सर्कल हम लोग एक एल्यूमिनियम की फ्रेम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का बना हुआ सेमी सर्कल लेंगे। इस सेमी सर्कल को हमने क्या किया है, सेंटर पे पिवोट कर दिया। पिवोट करना मतलब पता है ना आपको, उसको ज्यादा फिक्स नहीं करना है, बस उसको ऐसे रखना है ताकि हम उसको ऐसे मूव कर सके, ऐसे पिवोट करना बोलते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको पिवोट किया है। एंड इस सेमी सर्कल के सेंटर में, मतलब यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा है, और यहाँ पे एक कॉइल रखी है। ये कॉइल हम लोग कॉपर की बनाते हैं, जिसमें नियरली इक्वल टू 1000 टर्न्स है। 1000 टर्न्स की एक कॉइल हमने यहाँ पे ली है, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है। इस मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ही हम लोग इस सेमी सर्कल को, आर्क को ऐसे मूव करने वाले हम लोग, देखो ऐसे मूव करेंगे हम लोग, ऐसे इसको रोटेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग, मान लो ये मैग्नेट है, जैसे हम लोग इसको ऑसिलेट करेंगे बच्चों, ये कॉइल में से पास होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापिस आएगा कॉइल में से, फिर वापिस कॉइल के अंदर से जाएगा, वापिस कॉइल से बाहर आएगा। इससे क्या हो रहा है, देखो ये मैग्नेट यहाँ जब नजदीक जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, और जैसे वो दूर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। वापिस वो नजदीक जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, दूर आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज्यादा होने की वजह से उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और वो कॉइल के अंदर से करंट पास होने लगा विदाउट एनी बैटरी। उस कॉइल में से करंट पास होने लगा। बहुत ही बड़ा इन्वेंशन, ये चमत्कार ही है बच्चों। मतलब मैग्नेट को हम इसके पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, बस इतना ही करो, इससे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट पास हो गया कॉइल में से। और उस करंट को मेजर करने के लिए हमने एक सर्किट बनाया है, जिस सर्किट के अंदर एक डायोड है। एक डायोड तो मैं आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। एक डायोड है, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और एक कैपेसिटर है। ऑलरेडी हम लोग कैपेसिटर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलो बताओ कैपेसिटर का काम क्या होता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करने का काम करता है, मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, डायोड है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, और इन सब का करंट मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, एक मिली एमीटर कनेक्ट किया है। समझ में आया बच्चों? देखो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो अब जैसे ही इस मैग्नेट को मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को मैं दूर लेके गई। ओके, मैग्नेट टेक्स फार अवे देन द कॉइल, कॉइल से दूर लेके जाओ एंड रिलीज कर दो। रिलीज करने के बाद वो मैग्नेट उस कॉइल के नजदीक जाएगा। अब ये मैग्नेट इस कॉइल के नजदीक जा रहा है बच्चों, नजदीक जा रहा है। यहाँ पे था तो फ्लक्स कम था, जैसे मैं इसको नजदीक लेके जाती हूँ तो इसका फ्लक्स बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ता है, और स्पीड बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसके अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। अभी जब ये मैग्नेटिक कॉइल के पास जाएगा बच्चों तो स्पीड बढ़ता जाएगा उसका, लेकिन जब वो कॉइल, अभी ये कॉइल के 1000 टर्न से, मतलब कॉइल बड़ी है, और जब वो कॉइल के अंदर से जाता है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, है ना। क्योंकि देखो ये कॉइल है ऐसी, ठीक से समझ लो, ये कॉइल है ऐसी, बहुत बड़ी कॉइल है।
जब ये यहां से जाना स्टार्ट करेगा, मान लो ये यहाँ पे है, जब वो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब पूरा वो कॉइल के अंदर आ गया, तो यहां से लेके यहां तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब वो यहां से पास करेगा तो यहां से लेके यहां तक फ्लक्स उतना ही रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। एंड देन जब यहां से वो दूर जाएगा, वापस फ्लक्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका स्पीड भी कम होता जाएगा, धीरे 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 ईएमएफ डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। वापस यहां से जाने के बाद अब रिटर्न पोजीशन से वो नजदीक आएगा, फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देन कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, देन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, वापस डिक्रीज हो गया। वापस जब वो नजदीक आता है, फ्लक्स इंक्रीज 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 इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीज एंड वापस डिक्रीज। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ ऐसे होता है। अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप लिख के देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। आपको पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि 4 मार्क्स के लिए, या फिर कभी कभी एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? मूविंग कॉइल सिस्टम। अब इसका वर्किंग जो है ना, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर ही, ये दोनों पॉइंट्स अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर आने वाले हैं, फिर वर्किंग के अंदर मैं उसके ग्राफ्स बताऊंगी, एंड देन हम लोग उसका ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एंड देन मैं आपको ये प्रूफ बताऊंगी। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बड़ा भी टॉपिक है। तो चलो मैं पहले कंस्ट्रक्शन बताती हूँ आपको। पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या है, पॉइंट वाइज में लिख के देती हूँ आपको। पहले लिखो कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन। देखो, कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रेड कलर दिख रहा है बच्चों, इसके अंदर दिखता है ना रेड कलर। देखो, सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेट कॉइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन आर्क। ओके, आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल 50 सेंटीमीटर रेडियस एंड मैग्नेट इज प्लेस्ड एट दैट सर्कल और इनसाइड द आर्क। ऐसे बोलो, चलो मैं लिख के देती हूँ। मैग्नेट कॉइल सिस्टम, मैग्नेट कॉइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पहले मैग्नेट कॉइल सिस्टम लिखो। ओके, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग। मैग्नेट कॉइल सिस्टम में क्या क्या है देखो। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट, कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट placed inside a semicircle arc, semicircle, हाफ सर्कल है ना इसलिए सेमी सर्कल, आर्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का एक आर्क है, उसके अंदर हमने ये मैग्नेट रखा। ये आर्क हो गया, इसके अंदर हमने ये मैग्नेट रखा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। अब आर्क क्या है देखो, आर्क क्या है वो लिखो। आर्क है यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फ्रेम, मैंने आपको बताया ना, इट इज रिजिड फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम, रिजिड फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम। क्या किया है उसको? पिवोट किया है, पिवोटेड एट द सेंटर, hence it can freely oscillate। बच्चों, अगर राइटिंग के वक्त है ना, आप लोग इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी आप लोग लेक्चर देख सको। फ्रीली ऑसिलेट। ओके, उसके बाद हमने क्या लिया है? कॉइल लिखो अभी, थर्ड पॉइंट। कॉइल, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करो बच्चों। कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ 1000 टन्स। इसके अंदर कितनी टन्स है? 1000 टन्स ऑफ कॉपर वायर लूप। Hence magnet can pass
magnet can pass through it easily, ओके। ये हो गया हमारा easily, ये हो गया हमारा तीनों का। ये मतलब यहाँ पे क्या क्या है, ये दो मासेस है ना बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए रखे हैं M1 एंड M2। इतना ज्यादा उनका कुछ रोल नहीं, उनको उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने लगाए हैं। कॉइल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, मैग्नेट हो गया। अब ये सर्किट लेते हैं। ये सर्किट हमने क्यों लिया है, टू आइडेंटिफाई EMF जो उसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई, सर्किट लिखो चाहे तो, LCR सर्किट, इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट। LCR सर्किट हम लोग इसको बोलते हैं। LCR सर्किट हम लोग AC सर्किट में मैं डिटेल में बताऊंगी। LCR, L मतलब क्या, इंडक्टर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। LCR सर्किट, दिस सर्किट is used to identify EMF induced due to change in magnetic flux, इसके अंदर क्या क्या है, this circuit consists of क्या क्या है इसके अंदर, रेजिस्टेंस, सब कुछ लिखो जो उसके अंदर है, कैपेसिटर, देन इंडक्टर एंड और क्या है, डायोड, ओके। डायोड जो है वो एक DC कंपोनेंट होता है बच्चों, जो कि बस डायरेक्ट करंट पे ही चलता है। मतलब जब एक साइकिल पे चलेगा, एक साइकिल पे बंद होगा, मतलब क्या बताऊंगी मैं डिटेल में, अभी आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, मिली एमीटर भी है, मिली एमीटर टू मेजर द करंट कितना पास हो रहा है उसमें, उसको मेजर करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे कैपेसिटर जो है बच्चों, कैपेसिटर आपको याद होगा, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। मतलब ये डायोड क्या करेगा, उसको चार्जिंग करेगा। इसमें से जब करंट पास होगा तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, खुद को बैटरी के जैसे बिहेव करता है, वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। चार्ज स्टोर करके फिर उसको सडनली, अगर किसी कंपोनेंट को, किसी डिवाइस को करंट लग रहा है तो सडनली उसको डिस्चार्ज कर देता है, ऐसे काम है उसका। मतलब जब ये ऑसिलेट होगा तो आफ्टर फ्यू ऑसिलेशंस ये कैपेसिटर चार्ज होगा, मतलब उसकी पीक वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू वो एक्वायर करेगा आफ्टर फ्यू ऑसिलेशन। तुरंत चार्ज नहीं होता, मान लो इनिशियली वो एक ऑसिलेशन पे थोड़ा चार्ज होगा, फिर दूसरे ऑसिलेशन पे थोड़ा चार्ज होगा, तीसरे ऑसिलेशन, ऐसे धीरे धीरे उसका चार्जिंग बढ़ता जाएगा एंड देन फाइनली इसका पीक वैल्यू जो है वो कुछ ऑसिलेशंस के बाद उसका फुल चार्जिंग हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वर्क करता है ये कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटर चार्ज होता है ड्यू टू द इंड्यूस्ड EMF आफ्टर फ्यू ऑसिलेशंस इट एक्वायर इट्स पीक वैल्यू। चाहे तो आप ये पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 नंबर का पॉइंट लिखो, 6 नंबर, कैपेसिटर get charge through a diode, but टाइम कांस्टेंट, इसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, टाइम कांस्टेंट ऑफ RC, ऐसे बोलो, RC सर्किट is greater than the oscillations time। ऑसिलेशंस का जो टाइम है उससे उसका टाइम कांस्टेंट, मतलब उसका चार्जिंग का टाइम ज्यादा है, ऐसे उसका मीनिंग है।
oscillations of time constant is greater than the oscillations का नहीं sorry, time constant of RC is greater than the oscillations time. Okay, therefore capacitor required few oscillations to charge themselves. खुद को चार्ज करने के लिए उसको ज्यादा ऑसिलेशंस की जरूरत पड़ती है. चार्ज themselves, that means to acquire its peak value. उसकी पीक वैल्यू तक. पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों. मतलब क्या, देखो मैं बताती हूँ. मतलब मान लो ये चार्जिंग होगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट अप टू 5 वोल्ट चार्ज होता है, फिर वापस वो 0 पे आता है, फिर अप टू 5 वोल्ट चार्ज होता है, वापस वो 0 पे आता है. तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसको कहा जाता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसको कहा जाता है पीक वैल्यू. ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है. तो बच्चों ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया. ऐसे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को इसका वर्किंग बताती हूँ. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. बच्चों अभी चलते हैं हम लोग वर्किंग की तरफ. वर्किंग देखो क्या है अभी इसका वर्किंग. नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो यहाँ पे मैं ग्राफ आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले वर्किंग समझ लो. अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं. व्हेन मैग्नेट टेक फार अवे फ्रॉम द कॉइल एंड रिलीज्ड इट, देन इट स्टार्ट टू ऑसिलेट एंड अप्रोच टूवर्ड्स द कॉइल, है ना. जब हम उसको दूर लेके, व्हेन मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड रिलीज्ड इट, then it approach to the coil. When approach to the coil, then its speed increases due to that EMF induced also increases. ऐसे आप लोग इसका लिखोगे. देखो मैं बताती हूँ. पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, when magnet displaces from its original position and released it, then it approaches to the coil. Okay, जब वो कॉइल को अप्रोच करेगा तो उसका ईएमएफ बढ़ना स्टार्ट करेगा. व्हेन इट इज नियर टू द कॉइल, to the coil, then flux increases due to that EMF in the coil also increases. Okay. अब जब वो कॉइल के नजदीक रहेगा तो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा. When it approaches the coil, the coil speed of magnet increases. Hence EMF also increases. Speed of the coil increases, hence EMF also increases. Okay, and when it go far away from the coil, when it goes far away from the coil, hence EMF decreases
decreases. EMF decreases. Okay. Next point. When it is inside passing through the coil, ऐसे लिखो, when it is passing through the coil, when it is passing through the coil, then its flux is constant, hence EMF also constant. अब देखो वो इसका ग्राफ निकालना है, EMF is also constant. अब देखो इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, किसका ग्राफ निकालेंगे हम लोग, क्या वर्सेस क्या, ग्राफ ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम, B बार वर्सेस टाइम is as shown in figure. देखो कैसे मैं बताती हूँ, फिगर भी ड्रॉ करनी है बच्चों एग्जाम में, shown in figure. देखो इनिशियली क्या हुआ, मैग्नेट ऐसे आया, मैग्नेट आने के बाद फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा था किसको, कॉइल को. जब मैग्नेट आया तो फ्लक्स कॉइल को लिंक किया, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा जब वो अप्रोच करेगा कॉइल को अप्रोच करने के बाद इनिशियली फ्लक्स क्या था, कांस्टेंट. अब जैसे कॉइल को पास करेगा वैसे फ्लक्स उसका बढ़ता जाएगा. फिर जब वो कॉइल के अंदर जाएगा, अंदर क्या होगा, कांस्टेंट. तो बढ़ता गया, इनिशियली वो इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा. समझ में आ रहा है. देखो मैं पहले डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो जब यहाँ से वो पास करेगा, अब दूर है तो फ्लक्स क्या है, 0. ओके. जब वो यहाँ नजदीक आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा. ठीक है. जब वो कॉइल के अंदर जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट, कॉइल के अंदर जब पास होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट. वापिस अब दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. अब दूर गया, वापिस फ्लक्स यहाँ पे क्या बना, 0, डिक्रीज होगा. एंड देन वापिस उधर आते वक्त वापिस फ्लक्स इंक्रीज होगा. ये एक ही साइकिल दिखाया हमने, यहाँ से गया तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, अंदर गया तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, दूर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. एंड देन लाइक दिस, एक ही साइकिल दिखाया, एक पूरा साइकिल भी नहीं दिखाया, एक हाफ साइकिल ही दिखाया. एक रोटेशन के बाद ये एक हाफ साइकिल दिखाया. ठीक है. ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे बच्चों. जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका तो निकाल लिया, इसका स्क्रीनशॉट निकालो. फिर मैं आपको EMF का एंड टाइम का दोनों का क्या रिलेशन है वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. कम ऑन. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी मैं आपको क्या करती हूँ, ये जो डायग्राम है ना इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. इसका समझ में आ गया. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस, मतलब फ्लक्स वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है. अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होता है दैट इज नथिंग बट d∅dt. आपको याद होगा मैंने बताया था. देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे वापस. अब यहाँ पे वर्किंग ही चल रहा है. हाँ, यहाँ तक अभी मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग का ये सबसे पहला ग्राफ एक्सप्लेन किया है. अब मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी, देन उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे. ओके. तो अभी मैं आपको ये सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, सेकेंड ग्राफ. उसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो उसमें लिखो, चाहे तो इसी को कंटिन्यू करो. फिर 6 पॉइंट है ना, अभी 7 पॉइंट देखो क्या है. 7 पॉइंट. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, पता है हमें फैराडे ने क्या कहा था. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ induced EMF is क्या होता है, d∅dt. मतलब क्या, देखो ये क्या है बच्चों, ये इस ग्राफ का स्लोप नहीं दिख रहा आपको. ग्राफ का स्लोप क्या होता है आपको याद है ना. ग्राफ का स्लोप मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, है ना. ये स्लोप है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. तो यहाँ y2 कौन है, y कौन है, फाई है. तो हम क्या लिखेंगे, φ2 माइनस φ1
अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे लिखेंगे, ये स्लोप आएगा। स्लोप इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन फ्लक्स मतलब डी फाई, चेंज इन टाइम मतलब dt। तो ये स्लोप ही तो बन रहा है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस ग्राफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका क्या है, स्लोप है। तो ये स्लोप जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। स्लोप जितना ज्यादा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो स्लोप कहाँ कहाँ ज्यादा है, देखो यहाँ तो कांस्टेंट है, मतलब स्लोप ही नहीं है। यहाँ पे टाइम t1 पे स्लोप ज्यादा है, टाइम t2 पे स्लोप ज्यादा है। ठीक से समझ लो बच्चों, t1 पे स्लोप ज्यादा है, t2 पे स्लोप ज्यादा है। तो जहां पे ज्यादा स्लोप वहां पे सबसे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, और यहाँ पे स्लोप इंड्यूस्ड होने के बाद वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, देखो तो यहाँ पे हमें कुछ साइकिल मिलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्लोप मिलता है। देखो अब जहां पे स्लोप ज्यादा वहां पे ईएमएफ भी ज्यादा रहेगा, कुछ इस प्रकार। ये पहला पॉइंट चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लो, लिखो यहाँ पे 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, डी फाई बाई डी टी विच इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एट टाइम t1 and t2 slope is maximum, hence induced EMF also maximum। ठीक है, also maximum। अब देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, एट टाइम T1 पे क्या हो रहा है, T1 पे EMF इंक्रीज होना चाहिए, मतलब T1 पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, T1 पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है एंड T2 पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो जहां इंक्रीज होता है वहां पे ईएमएफ इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसे होता नहीं, क्योंकि लेंज ने क्या कहा था, वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराता है, मतलब क्या, उसको निगेटिव साइन है। तो जब यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा तब हमें निगेटिव ईएमएफ मिलेगा, और जब यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा तब हमें पॉजिटिव ईएमएफ मिलेगा। मतलब इंक्रीज के वक्त निगेटिव ईएमएफ एंड डिक्रीज के वक्त पॉजिटिव ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा बच्चों, ठीक से समझ लो, यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो जब यहाँ पे मैग्नेट ऐसे जाएगा फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होने के बाद वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्लक्स इंक्रीज होने के बाद वो यहाँ पे गया कांस्टेंट स्पीड से, फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद यहाँ निगेटिव वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी, फिर मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम होने के बाद वो दूर जा रहा है, दूर जाने के बाद वो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। आया समझ में, यहाँ अप्रोच कर रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, समझ में आया। फिर वापिस वो क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। फिर वापस उस साइड से आते वक्त क्या होगा, यहाँ पे वापस वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा एंड देन वापस वो क्या करेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा टाइम T1 एंड T2 पे हमें ये साइकिल मिलता है। समझ में आया, यहाँ पे इंक्रीज हुआ एंड देन कांस्टेंट, देन वापस डिक्रीज हुआ, वापस उस साइड से आते वक्त इंक्रीज होगा एंड देन वापस डिक्रीज होगा, इस साइड से आते वक्त इंक्रीज होगा देन कांस्टेंट, वापस वो डिक्रीज होगा देन कांस्टेंट। समझ में आया। तो ये एक हाफ साइकिल, बस इतना याद रखो, इंक्रीज के वक्त हमें निगेटिव साइकिल मिलेगा एंड डिक्रीज के वक्त हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंज ने कहा था वो उसके कॉज को ही अपोज करने का काम करता है। समझ में आया। तो इसी को अभी हम लोग नोट डाउन करते हैं। बस ये सभी ग्राफ्स आपको अच्छे से निकालने हैं बच्चों, ये सब कुछ मैं रफ करती हूँ, उसको एज इट इज आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह सब कुछ ड्रॉ करना है। ये फ्लक्स वगैरह चाहे तो आप लोग अपनी नोटबुक में थोड़े लिख सकते हैं,
अभी ऑब्वियसली आंसर बड़ा है, आई नो, लेकिन बच्चों पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, पेंसिल ले लो मीनाक्षी मैम। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, when flux increases at time t1, then EMF is negative, and when flux decreases at time t2, then EMF is positive as shown in figure. EMF is positive as shown in figure. अब देखो बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा डायोड का एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। यहाँ पे लिखो, आगे आप लोग लिख सकते हैं hence one negative and positive cycle, positive EMF बोलो चाहे तो, positive EMF makes one half cycle, ठीक है। ये का हाफ साइकिल बनाता है, जिसको कहा अभी ये वाला साइकिल है ना, ये वाला साइकिल, इसको साइकिल बोलते हैं, वन हाफ साइकिल, ठीक है। अब डायोड का देखो, जो डायोड मैंने आपको बताया, ये जो डायोड है, ये डायोड कैसे वर्क करता है बच्चों, पता है आपको? ये डायोड जो है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को करंट फ्लो करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल को करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए मैंने बताया ना, ये कुछ ऑसिलेशंस लेता है चार्जिंग के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल को करंट फ्लो करता है, निगेटिव को नहीं करता। सो डायोड कंडक्ट्स फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड चार्ज टू कैपेसिटर अप टू EMF E1 तक उसको चार्ज करेगा, फिर रुक जाएगा क्योंकि निगेटिव आ गया, वो क्योंकि ये चल रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा तो ये करंट फ्लो करेगा, फिर इसको चार्ज करेगा, निगेटिव को रुक जाएगा, वापस पॉजिटिव आएगा तो करंट चार्ज करेगा, वापस निगेटिव को रुक जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन को वो मैक्सिमम EMF देगा, उसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू, है ना। तो फिर आगे हम लोग लिखेंगे, इसके आगे हमें लिखना है बच्चों, ये सब कुछ आना ही चाहिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं लिखते आता तो थोड़ा बहुत तो लिख के आओ, उससे आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। उसके बाद लिखना है डायोड कंडक्ट्स, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ये लास्ट ईयर इन्होंने रिड्यूस कर दिया था लेकिन अभी है, और NCERT में भी है। डायोड कंडक्ट्स फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, and charge to capacitor up to EMF E, okay, E1, up to EMF E1, okay. In this way for every positive cycle diode conducts and, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो बच्चों हमेशा, conducts and charge to capacitor up to its peak value, charge to capacitor up to its peak value, कौन सी पीक वैल्यू? दैट इज E0। ये हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम EMF, इसी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम EMF, सबसे ज़्यादा EMF यहाँ पे मिलेगा हमें, मैक्सिमम EMF, ओके। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद है ना
मैं आपको इसका डेरिवेशन बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताती हूँ। लेट मी चेक द कैमरा। ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। चलते हैं अभी ईएमएफ का। आपको जो अभी फाइनल आपको मैं क्वेश्चन क्या था हमारा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि पीक वैल्यू जो है ईएमएफ इंड्यूस, मैंने क्या बोला, E0, कैपेसिटर का जो चार्जिंग वैल्यू है, पीक वैल्यू है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब θ0 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। बच्चों 4 मार्क्स का सवाल है, तो उस तरह से उसका आंसर भी होना चाहिए। मैं है ना हायर वेटेज के बारे में सोचती हूँ। जिनको बहुत टफ लगता है वो लोग है ना इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो, बट मुझे तो आपको हर एक स्टूडेंट के हाईएस्ट स्कोर के बारे में सोचना है, इसलिए मैं डिटेल में देती हूँ। अब देखते हैं हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इसका चाहे तो लिखो, रेड कलर जो है वो मैंने हाईलाइट्स किए हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर पीक वैल्यू ऑफ E0 है ना। चलते हैं, अभी इसको सॉल्व करना है हमें और प्रूफ देना है। देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसमें लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, यहाँ पे हम बस मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे, निगेटिव वगैरह में कुछ लिखती नहीं, बस मैग्नीट्यूड लिखेंगे। E इज इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt। बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा है ना ऑसिलेशन का पार्ट अभी इंक्लूड करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक से ऑब्जर्व करो। जब ये मैग्नेट यहाँ से मूव करता है, देखो ये मूव करता है तो ये एंगल चेंज करता है ना। यहाँ से इसने एंगल चेंज किया, ऐसे एंगल चेंज कर रहा है वो। इसके लिए मैं यहाँ पे थीटा जो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे इंक्लूड करने वाली हूँ। तो देखो मैंने थीटा को यहाँ मुझे इंक्लूड करना है। एक सेकेंड कहाँ जा रही मीनाक्षी मैम, कहाँ गए, हमारी स्लाइड गुम हो गई बच्चों। यस हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू d∅, मैं क्या करती हूँ देखो, इसको मैं dt को है ना साइड में लिखती हूँ और यहाँ पे एक टर्म इंक्लूड करती हूँ d∅, ठीक है। d∅ से मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। बच्चों अभी हमें पता है, वी नो दैट, ऑसिलेशन में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, लेकिन अलग तरीके से। क्या देखो, यहाँ पे मैं लूंगी थीटा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो y नहीं आएगा ऑब्वियसली, थीटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग लेंगे θ0 एंड साइन ओमेगा टी ही रहेगा। ये फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ ऑसिलेशन का। वी नो दैट द ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन बोलो उसको, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन इज क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू θ0 साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा क्या है यहाँ पे 2πn, n क्या है फ्रीक्वेंसी, तो n का फॉर्मूला होता है 1/t, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओके, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करो तो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू θ0 साइन 2πt/t। ओके, ये फॉर्मूला मैंने लिखा। बट मुझे क्या चाहिए, dθ/dt, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बनेगा, dθ/dt इज इक्वल टू θ0 कांस्टेंट है एज इट इज रखो, डेरिवेटिव बनेगा किसका, साइन का, साइन 2πt/t। ओके बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, और ये 2πt का वापस डेरिवेटिव बनेगा। देखो तो dθ/dt इज इक्वल टू θ0 विल बी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव बनेगा cos 2πt/t कैपिटल T, और वापिस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d/dt इंटू 2πt/t। ओके,
ऐसे ही लेते हैं। डेरिवेटिव आपको याद होगा, नहीं समझ में आता तो देखो वीडियोस, सर की अभी सीरीज चल रही है उसमें देख सकते हैं आप लोग। तो 2 पाई टी अपॉन टी, टी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1, तो 2 पाई बाई टी ही रहेगा यहाँ पे। मतलब हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 2 पाई अपॉन टी में यहाँ स्टार्टिंग में लिखती हूँ 2 पाई अपॉन टी, और उसके साथ ये थीटा 0, क्योंकि टी का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू टी का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ पे बस 2 पाई बाई टी ही बचेगा, इसका 1 आ गया, उसकी जगह पे मैंने थीटा 0 लिखा, और ये टर्म में एज इट इज लिखती हूँ 2 पाई टी अपॉन टी। अब देखो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ। बच्चों ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, डी थीटा बाई डी टी मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा, व्हेन आई विल गेट इट मैक्सिमम, जब ये वैल्यू 1 बनेगी, ये वैल्यू 1 बनेगी। और ये वैल्यू 1 कब बनती है, फॉर 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मीन्स डी थीटा बाई डी टी मुझे मैक्सिमम कब मिलता है, जब सिर्फ रहेगा 2 पाई थीटा 0 अपॉन टी, और ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तभी ये, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 से स्टार्ट होती है 1 पे जाती है, -1 वापस 0, मतलब कॉस 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कॉस 1 मैक्सिमम मिलेगा, तो ये वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इसको मैं इसके अंदर पुट करती हूँ। तो देखो ई मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैक्सिमम, इसको हम क्या लिखते हैं मैक्सिमम, ई को, ई मैक्सिमम को हम लोग लिखते हैं E0। ओके, E0 दैट मीन्स ये वैल्यू मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या है डी फाई बाई डी थीटा मैक्सिमम, और ये क्या होगा डी थीटा बाई डी टी मैक्सिमम कितना है वो लिखो 2 पाई थीटा 0 डिवाइड बाई टी। तो बच्चों हमें फॉर्मूला देखो क्या मिल रहा है, थीटा 0 इज इक्वल टू डी फाई बाई डी थीटा मैक्सिमम, इसको मॉड इसलिए लगा है क्योंकि ये माइनस भी आ सकता है ना, माइनस को हमें प्लस ही लेना है, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, 2 पाई थीटा 0 अपॉन टी। तो बच्चों यहाँ डी फाई कॉन्स्टेंट है, मान लो 2 पाई बाई टी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, बस ये 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बस थीटा 0 क्या है यहाँ पे एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंड टी क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड। तो E0 से हमें ये पता चल रहा है कि ये थीटा 0 ऊपर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा 0 है, एंड E0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, टी डिवाइड बाय है। इससे हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि पीक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एम्पलीट्यूड एंड पीक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, देयरफॉर पीक वैल्यू is directly proportional to amplitude and inversely proportional to what, टाइम पीरियड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। समझ में आया सबको बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग है ना और एक टॉपिक में लेने वाली हूँ आज ही, क्योंकि मुझे सिलेबस दिसंबर तक कवर करना है, तो आज ही मैं पढ़ाने वाली हूँ। चलो उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग देखते हैं जनरेटर। इसी टॉपिक को रिलेट करता हुआ जनरेटर अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बच्चों जनरेटर कहाँ पे यूज होता है आप सबको पता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज के बाहर आपने ऐसा कोई इक्विपमेंट देखा होगा, इसको कहा जाता है जनरेटर। तो जनरेटर जब मतलब मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का काम चलता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, तो काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पे जनरेटर की वहां पे उन्होंने फैसिलिटी की होती है। तो जनरेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड करना, ईएमएफ को इंड्यूस्ड करना। तो वो भी कुछ ऐसे ही इसी फेनोमेनन के ऊपर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करके ईएमएफ इंड्यूस्ड किया जाता है। तो इसी का वर्किंग अभी हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों कैसे, तो यहाँ पे क्या किया होता है, देखो जनरेटर डीसी जनरेटर कहा जाता है, एसी जनरेटर भी होता है। तो जनरेटर कुछ
मोटर जैसा ही वर्क करता है बच्चों। आपने 9th-10th में मोटर स्टडी किया होगा, तो मोटर जैसा ही इसका वर्किंग होता है। क्या होता है देखो, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल यहाँ पे कनेक्ट किया है। देखो ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस इसमें पास हो रही है। बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है। फ्लक्स है, ठीक है, वो फ्लक्स इसके अंदर एक कॉइल फिट किया है। देखो ये कॉइल है, ये कॉइल है ऐसा। तो वो कॉइल में से, वो कॉइल को दो आर्मेचर है, दो आर्मेचर ऐसे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। दो आर्मेचर को, एक आर्मेचर एक ब्लेड को कनेक्ट किया है, दूसरा आर्मेचर दूसरे ब्लेड को, दो रिंग्स है और वो रिंग्स को उन्हें कनेक्ट किया है। इसका मतलब क्या, ये कॉइल जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग चेंज करेंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या ईएमएफ इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और इसने जब ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ईएमएफ इंड्यूस किया, तो करंट पास होगा। वो करंट इस आर्मेचर के अंदर से पास होगा। यहाँ से करंट पास हुआ, करंट इस आर्मेचर के अंदर से पास होगा, उसकी वजह से ये ब्लेड में से भी वो करंट पास होना स्टार्ट करेगा। यहाँ से जब करंट पास होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे ये जो कॉइल है, ये कॉइल को रोटेट किया जाता है बच्चों, और वो मैक्सिमम ईएमएफ कैसे इंड्यूस करता है देखो, ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ। क्या होता है, मान लो ये वो आर्मेचर, ये वो कॉइल है, ऐसे मान लो, ठीक है, एक मिनट मैं इसको पकड़ती हूँ। ये वो कॉइल है, ये कॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है और कॉइल को हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक से देखो। ये कॉइल है, ये कॉइल का एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ये तीसरा कंडक्टर, और यहां से हमने दो आर्मेचर निकाले हैं, इमेजिन करो ठीक से। और इस कॉइल को मान लो इनिशियली ऐसे रखा है। ऐसे रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, उसको चीरती हुई निकलती रही है। मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे पास हो रही है, उसके अंदर से पास नहीं हो रही है। उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस पास होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड होना, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया। रोटेट करते करते देखो, पहले एक भी लाइन पास नहीं हो रही थी, अब थोड़े एक लाइन पास हुई, दो लाइन पास हुई, तीन लाइन पास हुई, मैक्सिमम लाइन अभी इसके अंदर से पास होगी, क्योंकि ऐसे जा रही है ना, अंदर से बात कर रहे हैं। ये पूरा खाली है अंदर से, मान लो ऐसे, यहाँ अंदर से लाइंस ऐसी निकल रही है, मतलब यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स बाहर निकल रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स तो ईएमएफ मैक्सिमम, बहुत पीक वैल्यू पे ईएमएफ हमें इस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। अब वापस मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करो अपोजिट डायरेक्शन से। अपोजिट डायरेक्शन से पहले अभी मान लो 1 2 3 4 5 तक मैक्सिमम है, फिर वापस 4 3 2 1 वापस कहाँ आ गई, 0 पे, अपोजिट डायरेक्शन में। वापस मैंने इसको रोटेट किया, वापस मैक्सिमम, वापस रोटेट किया, वापस मिनिमम। मतलब इनिशियली एंगल कितना है, 0, इनिशियली एंगल है 0, फिर 90, फिर 180, वापस 270 एंड देन 2 पाई। समझ में आया, मतलब 0 90 180 270 एंड 360। तो 0 पे लाइंस पास नहीं होती, 90 पे मैक्सिमम फ्लक्स उसके अंदर से बाहर निकलता है। जब हम उसको 180 पे लेके जाते हैं वापस 0 हो जाता है, वापस 270 पे मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है एंड देन वापस 360 पे 0 होता है। ऐसे जब रोटेशन स्टार्ट होगा तो एक, लेकिन हाँ करंट फ्लो 1/2 साइकिल में, मतलब जब आप 90 पे लेके जाओगे तो करंट फ्लो एक डायरेक्शन से होगा, वापस आप अपोजिट डायरेक्शन से जाओगे तो करंट फ्लो दूसरी डायरेक्शन से होगा। तो कुछ हमें ऐसे उसका ग्राफ मिलेगा। देखो इसको मैं बताती हूँ आपको, ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पे होता है 0, देन होता है 90, देन होता है 180, वापस क्या होता है 270, देन वापस होता है 360। मतलब देखो जब आप इसको यहाँ पे ऐसे रखोगे तो ये 0 पे कुछ भी फ्लक्स नहीं, तो आपका यहाँ पे 0 रीडिंग रहेगा। वापस हमने इसको रोटेट किया तो मैक्सिमम फ्लक्स स्टार्ट होगा, मतलब ये मैक्सिमम पे जाएगा। वापस हम इसको रोटेट करते करते कहाँ लेके गए, 180 पे लेके गए, तो वापस वो 0 पे आएगा।
पैरेलल हो गया ना अभी। अब हम अपोजिट डायरेक्शन से पास करें, अपोजिट डायरेक्शन से वापस वो कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो करेगा और वापस कहाँ आएगा, जीरो पे आएगा। तो ऐसे हमें वेव मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है पता है बच्चों, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। एक बार एक साइकिल से, एक दूसरी बार दूसरे साइकिल से, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जनरेटर से आपको एसी ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव टू निगेटिव के लिए वहां पे एक सर्किट फिट करना पड़ता है, उसको कहा जाता है रेक्टिफायर सर्किट, जो एसी को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, डायरेक्ट करंट। ये अभी हमारा पार्ट नहीं है, इसको है ना मैं सेमीकंडक्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जनरेट करेगा एसी, लेकिन हम उसको डीसी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करेंगे, ऐसा है उसका, ठीक है। तो चलते हैं, अभी इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ याद रखो, ये मान लो मैं ये एक कंडक्टर लेती हूँ, जब ये कंडक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो ये कंडक्टर इनिशियली ऐसे है, ये वाला कंडक्टर है मान लो, जब मैं इसको ऊपर की तरफ लाती हूँ अपवर्ड आएगा तो ईएमएफ बढ़ता जाएगा, ईएमएफ इंक्रीजेस एंड मैक्सिमम ईएमएफ इंक्रीजेस हियर, ठीक है। और जब वो ऐसा रहेगा अपवर्ड आएगा तो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा, वापिस वो जब डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो हमें ईएमएफ डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, और जब वो पैरेलल रहेगा लाइंस ऑफ फोर्स को हमें जीरो ईएमएफ मिलेगा। व्हेन इट इज पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स देन वी विल गेट द जीरो ईएमएफ। When it comes upward, then EMF increases. When it comes downward, then the EMF decreases, but in opposite side to that of first position. Okay? तो ऐसे हम लोग इसको लिखने वाले, छोटा सा पार्ट लिख के दूंगी, EMF कितना इंड्यूस होता है वो फॉर्मूला भी लिख के दूंगी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको एसी सर्किट में बहुत जगह पे यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर, देन हम वर्किंग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, द डीसी जनरेटर, आप चाहे 2 की स्पीड से इसको भगा सकते हैं, मुझे टीचर को भगा सकते 2 की स्पीड, ये अच्छा है, ऑनलाइन में टीचर को भगा दो 2 की स्पीड से, अपने हाथ में रिमोट है टीचर का, ऑफलाइन में ये करते नहीं आता, ऑनलाइन में अपने हाथ में रिमोट है ना। डीसी जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ मोटर, ओके। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट, द आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर can be rotating by using external agent और एक्सटर्नल टॉर्क, हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसको रोटेट करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट और टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क लगा के उसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। ड्यू टू दैट फ्लक्स लिंकेज विथ कॉइल को जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, लिंकेज विथ कॉइल changes, okay, linkage with coil changes, hence due to change in magnetic flux EMF induced in the coil, या फिर आर्मेचर बोलो, EMF induced in the armature, and if speed increases, then change in flux increases, hence EMF also increases. Understand to everyone? Okay, चलो
ये हो गया कंस्ट्रक्शन बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको तुरंत वर्किंग बताती हूँ। वर्किंग देखो क्या है इसका। वर्किंग में यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स शो किए हैं। इसको डायग्राम ए बोला जाता है, चाहे तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसको कहा जाएगा पोजीशन ए, पोजीशन ए, तीनों में एक्सप्लेन करूंगी आपको। इसको कहा जाएगा पोजीशन बी, पोजीशन बी, और इसको कहा जाएगा पोजीशन सी। बच्चों देखो, पोजीशन ए में क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मैंने बताया था, यहाँ पे उल्टा दिखा है। पोजीशन ए में वो अपवर्ड आ रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। पोजीशन बी में वो पैरेलल है, ऐसे उसका मीनिंग है। एंड पोजीशन सी में वो डाउनवर्ड जाए, उसका ऐसे उसका मीनिंग है। जब अपवर्ड आएगा तो लिंक जो अपवर्ड आएगा, जो फ्लक्स लिंक कर रहा है कंडक्टर को, एक कंडक्टर की बात की है यहाँ पे, कंडक्टर को जो फ्लक्स लिंक कर रहा है अक्रॉस द लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। If that is increases then EMF also increases। मतलब पोजीशन ए में EMF इंक्रीज होगा। पोजीशन बी, फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर इज पैरेलल टू द कंडक्टर, हेंस इट विल बी 0। एंड पोजीशन सी में क्या होगा, कंडक्टर मूव्स डाउनवर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, फ्लक्स के, और अक्रॉस द लाइन्स कंडक्टर मूव्स डाउनवर्ड अक्रॉस द लाइन्स ऑफ फोर्स, हेंस फ्लक्स अल्सो इंक्रीजेस, चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसकी वजह से EMF भी इंड्यूस्ड इंक्रीज होगा। लेकिन बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ पोजीशन ए। तो इसको मैं लिख के देती हूँ, देखो आपको पोजीशन ए, पोजीशन ए से 3 ही पोजीशन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है पॉइंट वाइज। पोजीशन ए पहले समझ लो बच्चों, तो उसके बाद आपको बराबर लिखते आएगा। पोजीशन ए, पोजीशन ए, when conductor moves upward across the lines of force, then flux increases up to maximum, hence EMF induced also increases। अंडरस्टैंड? ओके, ये होगी पोजीशन ए। सेम अभी हम लोग लिखेंगे पोजीशन बी। पोजीशन बी, conductor is parallel to the lines of force, hence EMF induced is 0 in this case। ओके, थर्ड क्या है, पोजीशन सी। पोजीशन सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, कंडक्टर मूव्स डाउनवर्ड across the lines of force, hence flux also increases, hence EMF induced is maximum but in opposite direction, opposite to, ऐसे लिखो, opposite to that of पोजीशन ए, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो। पोजीशन ए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसका ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है, वो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो मैं आपको बताती हूँ, मतलब उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, चाहे तो फोर्थ पॉइंट में करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। फोर्थ पॉइंट करंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, ये ए पोजीशन पे यहां से करंट पास होता है, ऐसे दिखाते हैं। ए पोजीशन पे मैक्सिमम मतलब ए, देन बी, यहां बी एंड यहां सी। ए पे मैक्सिमम, बी पे 0 एंड सी पे मैक्सिमम, ऐसे ये टाइम वर्सेस करंट, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इसका ईएमएफ का जो फॉर्मूला है ना वो मैं आपको बताती हूँ। ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये भी आपको लिखना है। ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ईएमएफ, उसका फॉर्मूला इंड्यूस्ड इन अ जनरेटर। ओके देखो यहां पे फ्लक्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला याद करो जरा। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी बार डॉट ए बार, इसी को हम लोग लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। अब देखो यार थीटा की वैल्यू कैसे लेनी है, यहां मैं क्या लेने वाली हूं, एरिया वेक्टर, याद है ये क्या है, ये कॉइल है, कॉइल का एरिया वेक्टर मतलब इसके छाते की डंडी, ये आएगा, ये इसका एरिया वेक्टर, राइट। जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये ऐसे रहेगा, मान लो ये पैरेलल है तो एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। देखो मैग्नेटिक लाइन हमारी ऐसी पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, एरिया वेक्टर की ले लो। एरिया यहाँ पे पैरेलल है लेकिन थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। जब मैं इसको ऐसे लेके जाती हूँ तो एरिया में से सभी लाइंस पास हो गई है ना, दिख रहा है, हाँ इसमें से सभी लाइंस पास हो गई बच्चों, इसमें से सभी लाइंस पास हो रही, एरिया क्या है इसको पैरेलल है, एरिया वेक्टर देखो लाइंस ऐसी जा रही है, वेक्टर भी पैरेलल, थीटा कितना होगा 0, मतलब जब थीटा यहाँ पे 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा फाई क्या रहेगा, b इंटू ए। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा दिए, वो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब फाई कितना बनेगा, n इंटू बी इंटू ए बनेगा। ठीक है, देयरफॉर अभी सेकेंड पॉइंट लिखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट करो, E इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई डी टी, फाई की जगह पे लिखो एन बी ए। ठीक है, उफ सॉरी, एन बी ए, अभी यहाँ कॉस थीटा रखो हाँ थोड़ी देर के लिए, कॉस थीटा हम बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा रहने दो, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे एन बी ए कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकालो, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, यहाँ पे कॉस थीटा का डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा देखो, थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी। ओके, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रोटेशनल डायनेमिक्स याद होगा तो थीटा इज इक्वल टू बनेगा ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे मैंने थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट किया तो मुझे मिलेगा माइनस एन बी ए इंटू डी बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन है ना, तो ये क्या बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू वापिस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये बनेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा की वैल्यू भी मैं आगे ही लिख लेती हूँ, यहाँ पे ही लिखती हूँ, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, जब साइन ओमेगा टी 1 रहेगा, साइन ओमेगा टी 1 रहेगा तब हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। मतलब हमें पता है ना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, 90 था,
when theta is equal to 90 or 270, then we will get, then EMF is maximum. EMF is maximum. और maximum EMF हमने किसको कहा है, और पीक वैल्यू हमने उसको क्या कहा था, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम EMF, पीक हायर वैल्यू अप टू पीक, उसको E0 से डिनोट किया जाता है ना। तो साइन थीटा की 90 और 270 है, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है +1 एंड साइन 270 की वैल्यू होती है -1। तो हमें -1 और +1 दोनों भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब देखो E0 रहेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा NBA ±1। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, E0 इज इक्वल टू ±NBA। समझ में आया। तो बच्चों NBA मतलब देखो ये फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू NBA की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, E0 ±E0। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1, चाहे इसको नाम दे दो, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा, ये जो फॉर्मूला मैं बताने वाली हूँ ना, ये एसी का, ये एसी सर्किट का स्टार्ट इससे है। एसी सर्किट हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका स्टार्ट इस फॉर्मूले से है। IMP कर लो इसको। E इज इक्वल टू क्या है, E0 NBA की जगह पे मैंने क्या लिखा, E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा है EMF का फॉर्मूला बच्चों, EMF का फॉर्मूला। देखो इसमें साइन कर्व आ रहा है ना, इसका मतलब हमारी वेव कैसी होती है, देखो ठीक से। अगर मैंने साइन की वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट की, ओमेगा टी 0, बच्चों देखो ओमेगा टी 0 तो साइन 0, साइन 0 कितना होगा 0, तो मुझे पॉइंट यहां मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने ओमेगा टी 90 पुट किया, ओमेगा टी 90 तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। फिर मैंने ओमेगा टी 90 के बाद पुट किया 90 के बाद 180 पुट किया, तो साइन 180 की वैल्यू वापस बन गई 0, मतलब वापस मुझे 0 पे जाना पड़ेगा। फिर मैंने साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट की 270, तो साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो मुझे -1 पे जाना पड़ेगा। ये +1 है, ये -1 है। फिर वापस पुट किया 270 के बाद आता है 0, 90, 180, 270, 360। साइन 360 की वैल्यू होती है 0, तो वापस मुझे कहाँ जाना पड़ेगा 0। तो बच्चों ये जो कर्व है ना, इसको कहा जाता है सिनोसॉइडल वेव, इसको कहा जाता है साइन कर्व। डिटेल में लिया है मैंने सब कुछ, अभी आपको जो जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बट मैंने डिटेल में खत्म किया इसको। तो ये क्या बन गई हमारी एसी वेव, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। एक मिनट है, इसको मैं रफ करती हूँ। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चों, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस यहाँ पे काम खत्म हो गया हमारा, यहाँ तक भी लिखा तो भी काफी है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि E0 EMF, induced EMF is maximum, induced EMF is maximum for कब, when sin omega t is equal to ±1, that means at an angle 90 डिग्री और 270 डिग्री। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे मिलता है फॉर एसी के लिए हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, लाइक दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, इसको कहा जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन फॉर चार्जिंग द बैटरी वी रिक्वायर डीसी करंट। चार्जिंग द बैटरीज, अब डीसी कैसे कन्वर्ट करना है ये सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊंगी। चार्जिंग द बैटरीज वी रिक्वायर डीसी करंट, डीसी करंट। तो डीसी कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, हेंस वी शुड कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी बाय यूजिंग अ सर्किट। हेंस वी शुड कन्वर्ट इट इन डीसी, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, देखो डीसी का ग्राफ कैसे होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक ही डायरेक्शन से फ्लो करेगा लाइक दिस।
पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कौन सा करंट है? दिस इज डायरेक्ट करंट। तो बच्चों ये डिफरेंस है करंट एसी में एंड डीसी में। बस ये एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो करता है, इसलिए यहाँ पे एक ही ईएमएफ। तो यहाँ ओम्स लॉ पता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ एक ही है, E इज इक्वल टू आई आर। एक ही ईएमएफ है और एक ही करंट है, एक ही रेजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ ईएमएफ चेंज नहीं हो, ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है क्या? नहीं। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू सेम है। लेकिन जो एसी का, ये डीसी के लिए फॉर्मूला होता है, ये मैं एसी सर्किट में बताऊंगी आपको डिटेल में। लेकिन एसी के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो टाइम के साथ साथ साइन की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ भी चेंज होगा। बट यहाँ देखो साइन का टर्म है ही नहीं, यहाँ E जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बस यहाँ पे टाइम के साथ साथ ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो रहा है उसकी वजह से। समझ में आया? तो बच्चों ये डीसी का ग्राफ है, ये एसी का ग्राफ है, ये सब कुछ है ना आपको दिमाग में रखना है। लिखते वक्त बस इतना लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखते मत बैठो, बस दिमाग में डालते जाओ जो मैं बता रही हूँ आपको। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एज पर द एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जेई के लिए, मैं नीट के लिए, सीटी के लिए, ये सभी बातें है ना अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बच्चों इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो एज इट इज। 2 टॉपिक्स मैंने कवर किया आज। जनरेटर सबसे पहले हमने लिया है, ये कंस्ट्रक्शन, देन हमने लिया वर्किंग में ये तीनों पोजीशन एक्सप्लेन करो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, एंड ईएमएफ का ये फॉर्मूला जरूर लिखो। दोनों में ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसको हम यूटिलाइज करेंगे। एंड देन ये दोनों ग्राफ भी आप निकाल के आए ना, तो भी एक्स्ट्रा जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा लिखते आप। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये भी 4 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखो जनरेटर का, और जो आज 2-2 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ऐसे समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, मैं मानती हूँ फिजिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हर एक चीज को अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो आपको जरूर समझ में आएगा। और फिजिक्स का स्टडी तभी करो जब इंटरेस्ट होगा। मतलब मान लो अभी पढ़ाई का मूड नहीं है और फिजिक्स लेके बैठोगे ना, दिमाग और आपका गुम हो जाएगा। मतलब नहीं अभी नहीं हो सकता, अब रख दो इसको, साइड में ही रख दो। तो बेटर रहेगा जब आपका मन कर रहा है ना पढ़ाई का, तब फिजिक्स लेके बैठो फ्रेश मूड में। जब आपको फ्रेश लगता है, सुबह उठने के बाद फ्रेश लगता है, तो फिजिक्स लेके बैठो, फ्रेश मूड में फिजिक्स की पढ़ाई करो, ताकि अच्छे से लर्निंग होगा आपका। तो और हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट, मैं बार बार बताती हूँ, आप राइटिंग प्रैक्टिस करते चलो। तो बच्चों मुझे लगता है हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।